सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूआईएस में। अगर बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर आप प्रश्न देखें तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न आ रहे हैं। और इनकी जब आप सोर्सेज पर रिसर्च करते हैं कि आखिर ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग 1.5 से 2 साल जो भी रिसर्च आती हैं वहाँ से प्रश्न बहुत अधिक होते हैं। अगर आप हिंदू पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, अब थोड़े से आर्टिकल्स जो हैं वो आने लग गए हैं, लेकिन जो भी विषय पर चर्चा की जाती है हिंदू में, उसको उस गंभीरता से समझना बहुत अधिक अनिवार्य है और ज़रूरी है। और ख़ास तौर से एक एक आप कह सकते हैं कि विशेषांक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हिंदू का ही ये आता है, हर रविवार को वो आता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है, जो हफ्ते भर में चर्चा की जाती है, उस पर वो पब्लिश आपका होता है। उससे रिलेटेड सारा जितना भी विषय है उस पर चर्चा की जाती है उस पेपर के अंदर। तो अभी हिंदू के अंदर जो पूरे हफ्ते में जो टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं, जो विषय न्यूज़ पे रहे हैं, तो वो प्रयास किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स जो हिंदू के अंदर आए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें जुरांग के बारे में हम जानेंगे, एनवायरनमेंट का टॉपिक भी, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, और इसमें एक और आता है हीट डोम, एक कंसेप्ट है हीट डोम जो है ये क्या है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हीट वेव्स और हीट डोम, ये जो कंसेप्ट है। फिर उसके बाद कार्डिस्पेन एंड द्वितीय मेटाबोलाइट्स का क्या एक कंसेप्ट है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा प्रयास किया जाएगा। इसका स्लाइड मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो भी हम लोग का डिस्कशन है, तो आप एसपी लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल से इसका स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये मेरे बारे में है। लास्ट 4 ईयर से अनअकैडमी का जो मेन चैनल है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी का, ये भी अनअकैडमी का ही चैनल है। तो उसमें लास्ट 4 साल से मैं जो है हिंदू ले रहा हूँ, और उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक जो प्रश्न हैं हमारे उस सेशन से आते हैं। इस साल का चाहे मेंस की बात करें चाहे प्रीलिम्स की बात करें, तो मेरा नाम सौरभ पांडे है, और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए मैं कुछ प्रयास कर सकूं, इसी उद्देश्य से ये एक नई सीरीज़ जो है वो आई एम स्टार्टिंग। तो होपफुल है कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विषय है वो जुरोंग के बारे में है, जुरोंग रोवर। अब देखो ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल है रोवर। देखो एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा शब्द होता है ऑर्बिटर कहते हैं, एक होता है जिसे हम लैंडर कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम लैंडर कहते हैं, और तीसरा शब्द जो होता है उसको रोवर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सैटेलाइट को अगर लॉन्च आप करते हो, या इस यहाँ से पृथ्वी से किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजते हो, आप भेज रहे हो मार्स में। अब मार्स में एक सैटेलाइट होगा जो स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, जो कि उसके चक्कर लगाएगा, तो उसको ऑर्बिटर बोलेंगे। एक हिस्सा होगा जो कि उसके सरफेस में लैंड करेगा, वहाँ पे उसका ठहराव होगा, वहाँ वो लैंड करेगा, उसे लैंडर कहेंगे। और उस लैंडर से एक रोबोट सा निकलता है, उसको रोवर बोलते हैं। ये जो रोवर होता है, अगर आप देखें बेसिकली, तो ये जो रोवर है, इस रोवर से एक रोबोट सा निकलेगा जो कि सैंपल को कलेक्ट करता है, अलग अलग जो सैंपल कलेक्ट करता है, और उस पर फिर पूरे तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो इकट्ठा की जाती है, सैंपल कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे चीन का एक मिशन है जिसका नाम है, अगर आप देखें तो चीन के द्वारा तियानवेन नाम का एक मिशन छोड़ा गया था। चाइना की जो स्पेस सेक्टर है, जैसे हमारे इसरो है, उस तरीके से उनका जो CNS करके है, तो उसने तियानवेन करके एक जो अंतरिक्ष यान जो है वो छोड़ा था, और उसमें एक जो रोवर था उसका नाम जो रखा गया था वो जुरोंग है। और जुरोंग ने ये प्रमाणित किया है कि मार्स के एक जो सतह है उसमें ऐसे भी सैंपल्स मिले हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ बहुत समय पहले कोई बाढ़ आई थी। अब बाढ़ किस चीज़ की है, पानी की है, किसकी है, इस पर प्रमाणित नहीं किया गया, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है उस सतह को देख के कि हो सकता है कि पहले कभी ना कभी, हो सकता है बहुत सब मिलियंस साल पहले कोई ना कोई बाढ़ इस पर ज़रूर से आई है। इस विषय पर जो चर्चा की गई है उसके पीछे एक जो बड़ा कारण बताया गया है, या जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसके पीछे जो बताया गया वो ये कहा गया कि ये जो रोवर है
एक तो लैंडर ने लैंड किया, फिर रोवर निकला और उस रोवर ने सैंपल कलेक्ट किया। ज़्यादातर जो सैंपल है वो किस तरीके से कलेक्ट किए गए कि एक जगह है मार्स के अंदर। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूटोपिया प्लैनेटिया कहाँ पे लोकेटेड है। ये क्रेटर का रूप है, आप मानिए एक बड़ा गड्ढा है, तो यूटोपिया प्लैनेटिया कहाँ लोकेटेड है, ये किस जगह पे है। तो आपको याद रखना है कि यूरोपिया प्लैनेटिया बेसिकली ये जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है आपका मार्स के अंदर, ये इसका लोकेशन है। तो हमें क्या क्या जानना है, पहले जुरोंग क्या होता है, दूसरा भी हाल में ही न्यूज़ में ये बात क्यों है, फिर जो आपका यूरोपिया प्लैटिनिया है ये क्या है, तियानवेन मिशन आपका क्या है, और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जैसे कैमरा है, लैंडर है, रिमोट कैमरा है, कैमरा के माध्यम से ही तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर आपके जो स्पेस सेंटर हेड है वहाँ पे भेजा जाता है। तो पहला विषय हमने देख लिया जुरोंग। दूसरा देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। अगर इस साल के मेंस को देखें आप, अगर आईएएस एग्ज़ाम के मेंस को देखें तो उसमें एक बहुत गंभीर प्रश्न था, और उन्होंने जो प्रश्न पर पूछा था वो था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग आखिरकार इसके क्या प्रभाव होते हैं। अब देखिए दुनिया भर के प्रभाव तो हमें पता है, सी लेवल राइज है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, बट क्या ये प्रभाव आपका जो कृषि है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, क्या आपकी जो कृषि है उस कृषि पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, वो जानना ज़रूरी है। और इस प्रकार के प्रभाव आप मेंशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पे क्या आखिर प्रभाव है, ये भी एक एंगल है जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अगर आप डेटा को देखें तो उसमें कहा गया कि 18वीं शताब्दी से अभी तक अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कि स्तर में लगभग 40% से अधिक की वृद्धि हुई, जो कि बहुत ज़्यादा है। लगभग अगर आप देखें 280 ppm से 2020 में 414 ppm तक हो गया, और लगभग इन 200 सालों में ये देखा जाए जो ग्रीन हाउस गैसों का जो निकास हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। 1800 में भारत में 170 मिलियन लोग थे, जो आज बढ़कर 1.4 बिलियन हो गए, लोग बढ़ रहे हैं। और जो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था भारत के अंदर आज़ादी के बाद एक प्रकार से देखने को मिला, लेकिन विश्व में तो ये मिड ऑफ 19th सेंचुरी में ही देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे नो डाउट इस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी औद्योगिक क्रांति आई है वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं थी। गरीबी हटाने में जो है उसका एक बड़ा रोल रहा है, जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर एक बहुत बड़ा गंभीर रोल रहा है। लेकिन जो भी गैसेस ये निकली हैं उसका पर्यावरण पर भी बहुत नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। तो CO2 का लेवल कंटिन्यूस बेसिस में आपका बढ़ रहा है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आप इमेजिन करिए, देखिए क्या होता है कि एक पत्ती आप इमेजिन करिए, इस पत्ती में एक छोटे छोटे ऐसे छिद्र से होते हैं। इन छिद्र को अगर बात करें आप तो इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो छिद्र है, इन छिद्र से ही एक प्रकार का जो आपका पानी है, पानी आपका ऐसे निकलता है, और ये जो छिद्र है इनसे जो पानी निकलता है वो गैस फॉर्म में निकलता है, और ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपके पर्यावरण के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक है और उस वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे। अगर एक बार ये बंद हो गए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से जो प्लांट है वो अपना भोजन जो है वो बनाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो वो नहीं हो पाएगा। प्लांट अगर अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा कि प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो हम चाहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो प्लांट हमें देता है वो नहीं दे पाएगा, और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंटिन्यूस बेसिस में, उसमें भी बहुत कमी आएगी, और इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो आपकी अफेक्ट होगी। ये भी देखने को मिलेगा कि फूड सिक्योरिटी भी जो है वो आपकी अफेक्ट होगी। बहुत सारे लोग हैं उन तक जो फूड है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे इवन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कार्यरत हैं, हमारे शरीर में बहुत अधिक उसकी ज़रूरत है, तो जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी आपकी अफेक्ट होगी। तो ये सब चीज़ें देखने की बात है। भारत में 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, और अगर इसी प्रकार से जो गैसेस हैं, CO2 का लेवल इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा तो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, और कृषि की वजह से आप कह सकते हैं उनकी जीविका चलती है। तो अगर
देखा जाए तो अगर कृषि पर बहुत अधिक अफेक्ट पड़ रहा है तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको भी जो भी उनको ज़रूरत है, उनकी जो ये आप कह सकते हैं जीवन शैली है, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है जिनसे वो एक प्रकार से कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं, वो नहीं वो कर पाएंगे। और इससे पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में वो भी बहुत अधिक आपकी अफेक्ट होगी। और ये भी बहुत ज़रूरी, अब ऐसा परिवर्तन अगर हो रहा है और आप उन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, ऐसे आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो जिनको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे अगर आप चावल की खेती कर रहे हो, चावल को बहुत पानी चाहिए, आप ऐसे खेती की तरफ भी जा सकते हो जैसे ज्वार बाजरा रागी, इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो जिस तरीके से अगर हम अपने कृषि को किस तरीके से थोड़ा सा उसका फैलाव बढ़ाएं या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अगर थोड़ा सा हम जाएँ तो ये चीज़ बहुत ही मदद करेगी। इसलिए क्योंकि हम ऐसी क्रॉप्स भी ग्रो करेंगे जो कि ऐसी बदलती परिस्थितियों में आसानी से उग सके। और फार्मर की अगर एक फसल ख़राब हो जाए तो दूसरे फसल से वो जो इनकम है, जो उसकी आय है, वो अर्न कर सकता है, उसमें कोई रुकाव ना हो। सो भारतीय किसान न केवल चावल और गेहूं उगाते हैं बल्कि अन्य जो आप कह सकते हैं चीज़ें हैं उनको भी उगाते हैं। 2020-21 के दौरान लगभग 121.5 मिलियन आप कह सकते हैं लगभग 121.5 मिलियन टन चावल, इतना मिलियन गेहूं की खेती की गई। तो अब ज़रूरी क्या है कि जो आपके बाजरा है, ज्वार बाजरा, इन सब की खेती की जाए, इस डायरेक्शन में काम करना। तो तीसरा टॉपिक देखते हैं हीट वेव्स और हीट डोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखें तो ये भूगोल के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत ही आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ हमेशा मन के अंदर आप बना के रखें कि कभी भी जब आप नोट्स बनाएं या चीज़ों को रखें तो आप विषय के अनुसार अपने नोट्स बनाएं, डेट के अनुसार नोट्स ना बनाएं। जैसे मैं हिंदू का सेशन लेता हूं, वो आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी मेन चैनल के अंदर होता है। तो उसमें जो चर्चा की जाती है, गंभीर चर्चा की जाती है, अलग अलग विषयों में बहुत ही गंभीर चर्चा मैं आपसे करता हूँ अलग अलग विषय पर, और उससे बहुत अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगातार 3 साल से हो रहा है। और एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जिन पर हम लोग कई बार चर्चा नहीं कर पाते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही एरिया, और इसमें ये नहीं कि जो लिखा हुआ है उसी को आपने पढ़ लिया तो आपका हो गया, नहीं, वो जो गंभीरता है उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो सब्जेक्ट वाइज बनाएं। अपना जो भी आपके जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली जो कुछ किताबें हैं आपको पढ़नी होती हैं, स्टैटिक की चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ना होता है, वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन जब अपना जो ज्ञान है उसको कैसे अप्लाई किया जा सके, आज के जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही हैं, आज के समय जो समसामयिक चीज़ें चल रही हैं, उस पर नज़र आपकी बनी रहे, उस पर ध्यान रखें, ऐसा बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है। तो हीट वेव और हीट डोम एक कंसेप्ट आता है। भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, इस पर फ्रेम आपका हो सकता है। अब देखो, पहली चीज़ तो क्या है, एक टॉपिक जो बनता है जो भीषण गर्मी, जिसे हीट वेव्स हम कहते हैं। भीषण गर्मी जो है हीट वेव्स है, तो इसकी तो पहले तो आपको क्या होती है हीट वेव्स, इसकी डेफिनेशन जानना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप इस पर चर्चा करें कि चलो भीषण गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, इस भीषण गर्मी का अगर आप एक उदाहरण देना चाहते हैं कि अच्छा देखो भीषण गर्मी कुछ किन जगहों में हुई है, तो आप चीन का यांगत्से जो नदी बेसिन है उसका उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ की फार्मिंग एक्टिविटी है वो बहुत अफेक्ट हुई है। मतलब आप ये कोट कर सकते हैं कि देखो यांगत्से जो नदी बेसिन है वहाँ पे हीट वेव्स देखने को मिली। दूसरा, आप इटली के जो पोह बेसिन है उसकी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसे फुटबॉल या खाद्य कटोरे के रूप में जाना जाता है इटली के, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब आप चर्चा करते हैं कि देखो ये जो जगह है यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ी है, और अगर यहाँ भीषण गर्मी पड़ी है तो हम बेसिकली इस भीषण गर्मी को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो तो चलो एक परिचर्चा उस पर की जा सकती है। लेकिन उदाहरण आप जब दो चर्चा करने के लिए कि देखो यांगत्से रिवर बेसिन एक नदी का एरिया है जहाँ पे ये हम मानते हैं कि उस नदी के चारों तरफ बहुत अधिक जो पानी है वो होना चाहिए, लेकिन गर्मी की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे पानी जो है वो सूखता जा रहा है, सूखे की स्थिति आ रही है, और वहाँ लोग जो रह रहे हैं, किसान जो कार्य कर रहे हैं, वो भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। इटली का पो बेसिन है जिसे फुटबॉल बोला जाता है, पानी की वहाँ पे बहुत अधिक जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, और वहाँ भी जो हीट वेव्स है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें आप बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है जिसे हीट डोम कहते हैं। जब भी आप हीट वेव्स की बात या चर्चा करें तो हीट डोम पर जरूर से
से चर्चा आपके मन में होनी चाहिए। अब आप देखिए कि ये एक सतह है, अब इस सतह से गर्म हवाएं, गर्मी की वजह से गर्म हवाएं जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं। देखो आप समझिए, वाटर वेपर जो होता है ये गैस होती है। तो जैसे अगर आप गैस में सपोज करिए जब चाय बनाएं, तो चाय बनाने में जब आप एक केतली पानी रख दें, अब उसमें गैस जला दें, तो वहाँ पे भाप से निकलती है, वो भाप क्या है, वो एक गैस है। इसी तरीके से अगर कोई पानी है, उसमें जब सूरज की गर्मी जब उस पर पड़ती है, तो जो पानी है उस पानी में वो गर्मी की वजह से जो पानी है वो एक प्रकार से इवापरेट होता है वाटर। तो ये गर्म जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी। अब अगर ये गर्म हवाएं चारों तरफ फैल जाएं तो वो गर्मी उस जगह पे केंद्रित नहीं होगी। जैसे अगर आप एक रूम के अंदर हैं और उस रूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ जला दी जाए जिससे गर्मी बहुत अधिक जनरेट हो या उसका उत्पादन हो बहुत अधिक गर्मी का, तो उससे क्या होगा, पूरा रूम गर्म हो जाएगा। अगर कहीं भी निकास की जगह नहीं है तो वो रूम बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही रूम आप खोल दें, पूरा खुला इलाका हो, अगर फिर भी कुछ गर्म वाली चीज़ आ रही है तो उससे उतना अधिक गर्मी आप कह सकते हो उत्सर्जन नहीं होगा। इसी प्रकार जब गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, अब क्या होता है कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा दबाव की हवाएं आती हैं जो कि इसे दबा देती हैं। मतलब ये जो गर्म हवाएं हैं ये इधर उधर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर से जो ज़्यादा दबाव की जो क्षेत्र है वो क्रिएट होता है और जो हवाएं हैं वो इसको एक प्रकार से दबा देती हैं। जैसे आप मानिए कभी एक गुब्बारा फूला हुआ है, उसको अपने हाथ से आप दबा दीजिए, तो क्या होगा, गुब्बारा जो है लेफ़्ट राइट में आपका थोड़ा सा फूल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये जो ज़्यादा दबाव की हवाएं हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और ये पूरी की पूरी जो हवाएं हैं इस हवाओं को एक प्रकार से रोक लेती हैं, एक ही जगह पे केंद्रित रहती हैं। और इस वजह से जिस जगह पे बहुत समय तक केंद्रित रहेंगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो परिस्थिति बनती है इसे को हीट डोम बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा आप जानें कि इस परिस्थिति को हम हीट डोम जो है कहते हैं। तो हमने जिन जिन विषय पर चर्चा की कर लिया, जुरोंग है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, हीट वेव्स और हीट डोम है, और अब जो है कार्डिसेपिन करके जो है ये एक टॉपिक आपका निकल के आता है। अब ऐसे विषय पर देखो, जब भी कोई राजनीति से रिलेटेड विषय हो या एक आर्थिक रिलेटेड विषय है उस पर आप चर्चा करते हैं, और जो भी कई बार आपके जो भी गुरुजन हैं वो आपसे इस पर चर्चा भी करते हैं, बट जब गंभीरता की ज़रूरत होती है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी जैसे विषय पर, उस पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। ज़रूरी है कि इन पर आपको ध्यान जाना चाहिए और एक समझ जो है वो ज़रूर से डेवलप होना चाहिए। अब देखिए इसमें बहुत एक शब्द इस्तेमाल है, द्वितीय मेटाबोलाइट्स। ये इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसका पहले हम अर्थ समझते हैं कि आखिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। देखो आप मान लीजिए कि कुछ ऐसे उत्पादन या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें किसी बैक्टीरिया, जानवर, पौधे से निकलती हैं, और ये जो चीज़ें निकलती हैं उनके जैसे कुछ भी ऐसा आप ले सकते हैं कि कोई भी उत्पाद जो है निकलता है और बैक्टीरिया से, जानवर, पौधे, किसी से भी आपका निकलता है, और ये जो निकलता है वो उनके वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए खास तौर से शामिल नहीं होते। तो उनके लिए तो आप मानिए कि उनके लिए किसी काम का नहीं है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं आप या उत्पाद होते हैं उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है। जैसे फंगस है, फंगस एक तरीके का जो फंगस है जिसका नाम है, ये जो फंगस है जिसे आप कह सकते हैं कार्डियोसेपिन नाम का ही एक फंगस है, वो एक प्रकार का उत्पाद निकालता है जिसे हम कार्डिसेपिन ही कहते हैं, कार्डिसेपिन नाम से हम जानते हैं। अब ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करने की बात की जाती है और माना जाता है कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, स्वास्थ्य के चिकित्सा और इन सब में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि इसके एंटी ट्यूमर गुण हैं। एंटी ट्यूमर गुण का मतलब क्या हो जाता है, इसमें एंटी ट्यूमर का मतलब होगा कि जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने में कार्डिसेपिन का बड़ा रोल है। अब आपको समझना है कि कार्डिसेपिन क्या एक उत्पाद है, किसके द्वारा निकाला जाता है। ये एक जो फंगस है जिसे हम कार्डिसेपिन नाम से ही जाते हैं, उसी प्रजाति का ही ये फंगस है, उससे ही निकलता है और इसका एंटी ट्यूमर मतलब कैंसर से लड़ने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक शब्द आपको कार्डिसेपिन जानना है, दूसरा आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है जानना है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोड जो यूज़ करना है वो है SPLIVE। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग, जैसे मेरे द्वारा करंट अफेयर का कोर्स लाया जाता है, कृषि का जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, IR है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कोर्सेस आप अनअकैडमी में जाके जुड़ सकते हैं मुझसे। कोड याद रखें SPLIVE। तो आपको करना है कि unacademy.com में जाना, UPSC CSE सेलेक्ट करना है, कोड डाल के ज्वाइन कर लेना है। ये कोड डाल के, तो कोड डालोगे तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं
बड़े बड़े टीचर्स हैं, इनकी क्लासेस भी आपके लिए फ्री होंगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म में जो भी विषय होगा सब आप देख सकते हैं, और सारे विषय आपका पूरी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो ये है, आई होप ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए बहुत मदद की होंगी। ये एक प्रयास है, आप लोग का सपोर्ट ज़रूर से चाहिए कि हिंदी माध्यम में भी एक अच्छा कंटेंट जो है वो रीच करे, ख़ास तौर से हिंदू में जो चीज़ें आती हैं तो इनके कंटेक्स्ट में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।